welcome to Study with Pratibha. In today's video, I am going to explain about the functions of string class, some of the important functions. तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो अभी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो वो लोग तो देख ही लेना एंड ऑल्सो शेयर भी करना बहुत सारे बच्चे जिनको फंक्शंस नहीं पता होंगे। अगर आप स्ट्रिंग चैप्टर प्रिपेयर नहीं भी करके जा रहे हो, फिर भी फंक्शंस की नॉलेज तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक आउटपुट्स आपको एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, कुछ भी डाउट्स हो मुझसे पूछ लेना। एंड ऑल्सो अभी मैंने प्रोग्राम्स नहीं बताए हैं, क्योंकि आप लोग एक बार फंक्शंस रिवाइज कर लो, उसके बाद जिन भी प्रोग्राम्स में आपको दिक्कत हो वो प्रोग्राम्स आप मुझसे बोल देना, मैं उन प्रोग्राम्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, सो वॉच इट। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी फंक्शन इन द स्ट्रिंग, बट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और उनके बिना काम ही नहीं चल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद लेंथ फंक्शन। सबसे सिंपल और बेसिक है। लेंथ फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपको लेंथ निकालनी है इसकी किसी भी स्ट्रिंग की, जैसे मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स ले रखी हैं, एक स्ट्रिंग S1 है इज इक्वल टू लव, ठीक है, ऊपर उनकी इंडेक्स वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। फिर दूसरी स्ट्रिंग S2 है जिस पे स्टोर है इंडिया। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, देखो जितने भी आप फंक्शंस पढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना कि उनका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे, और वो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे वो आपको उसके पर्पस से समझ में आ जाएगी कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। आप और वो सिंपल पर्पस किससे समझ में आ जाएगा, वो पर्पस आपको समझ में आ जाएगा फ्रॉम द नेम ऑफ द फंक्शन। तो ये कोई रटने की बात नहीं है। अब लेंथ, जैसे कि नेम लिखा हुआ है लेंथ, तो इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लेंथ है ये किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगी। तो जब आपने नेम देख लिया कि लेंथ निकालेगी, तो उसके बाद आपको क्या पता चल गया, पर्पस पता चल गया। अब पर्पस पता चल गया तो आप समझ सकते हो कि भाई लेंथ है तो लेंथ क्या चीज़ होगी, लेंथ कोई नंबर होगा, भाई 3 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा। तो वो क्या आपको पता चल गया, क्योंकि आपको पता चला है इंटीजर, तो यानी आपको क्या पता चल गया, यू गॉट व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप। ये चीज़ मैं बोल रही थी। तो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, रिटर्न टाइप से पर्पस और पर्पस से नेम, ठीक है, आई मीन उल्टा, नेम से पर्पस पता चलता है और पर्पस से पता चलता है रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर हम लोग जो है लेंथ फंक्शन, अभी ये बहुत सिंपल है, ये सबको पता है ना फंक्शंस, बट बहुत फास्ट करेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो लेंथ फंक्शन जैसे कि है कि स्ट्रिंग ये ली हुई हमने ऑलरेडी, वो नहीं ले रहे हैं। हाँ, जिन लोगों को फंक्शंस आते हैं वो लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो और आराम से आगे का पार्ट देख लो जो प्रोग्राम्स का पार्ट है। हाँ, तो विल सी फंक्शंस की हमने लिया एक वेरिएबल। अब क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लेंगे। मैंने ले लिया इंट एल, और इंट एल इज इक्वल टू, देखो कैसे स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें हम पहले उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिस पे कि स्ट्रिंग स्टोर्ड है, और फिर डॉट लगा के वो फंक्शन लिखते हैं। तो अगर मुझे इस स्ट्रिंग लव की लेंथ निकालनी है तो मैं उसका नाम लिखूंगी जो कि है S1, एंड देन आई विल राइट S1 डॉट लेंथ। आगे ब्रैकेट्स हैं जो कि एरे में नहीं थे, ठीक है, एरे में लेंथ में आगे ब्रैकेट्स नहीं थे, ये लेंथ फंक्शन इसमें ब्रैकेट्स होते हैं। तो S1 डॉट लेंथ, बस। तो इससे क्या आ जाएगा, एल पे क्या स्टोर हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट कराऊँ, इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, वैसे हम पूरा अगर लिखें कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln l, तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट है वो क्या आएगा, इसकी लेंथ क्या है, 3 नहीं है लेंथ, क्योंकि जो लेंथ हमेशा लास्ट इंडेक्स वैल्यू से एक ज़्यादा होगी। 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं लेंथ, तो दैट इज़ 4, ठीक है। सिमिलरली अगला फंक्शन है कैर एट। देखो ये ध्यान रखना, ये वाला सीक्वेंस याद रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, नेम से हमें पता चलेगा पर्पस, एंड पर्पस से पता चलेगा रिटर्न टाइप। तो नाम क्या है, कैरेट, तो पर्पस क्या होगा, ये फाइंड करता है कैरेक्टर एट किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू की कैरेक्टर ये रिटर्न करता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। भाई जब ये कैरेक्टर बता रहा है, कैरेक्टर एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, यानी कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो इट मीन्स हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल पर ही उसे स्टोर भी कराएंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर डेटा टाइप का, कैर CH
इज इक्वल टू, अब जैसे कोई भी कैरेक्टर निकालना है, सपोज मुझे निकालना है ये जो इंडिया है उसमें से मुझे n निकालना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी कि मैं इसका स्ट्रिंग का नेम लिखूँगी s2 डॉट, और फिर हम लिखेंगे केयर एट। स्ट्रिंग के फंक्शंस में ध्यान रखना बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और जो कैपिटल जो लेटर है वो कैपिटल बनाना है आपको। केयर एट और ब्रैकेट में बस वो इंडेक्स वैल्यू जिसका मैं निकालना है, मैं n है तो हमने देख लिया इंडेक्स वैल्यू 1 पर है, तो केयर एट 1। इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर इसको ch को प्रिंट कराएं, वो शॉर्ट में ही लिख दिया SOPLN, ठीक है, तो ch अगर प्रिंट कराएं तो क्या आ जाएगा, आई विल गिव द आउटपुट n। इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है ना, थोड़ा सा उसको अच्छे समझना पड़ेगा। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है कि ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन की मतलब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पर ली हुई थी जैसे कि S2 इंडिया, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अभी हमने n, अब इंडेक्स वैल्यू 1 पे कैरेक्टर n था, अब हम उल्टा करना चाहते हैं, ये इसका अपोजिट है, दिस इज़ द अपोजिट ऑफ दिस फंक्शन। क्योंकि अगर अब हम n कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, अब मैंने देखा मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो नाम से जब इंडेक्स वैल्यू तो रिटर्न टाइप इसका मतलब क्या होगा, इंट होगा। तो इंट टाइप का एक कोई वेरिएबल ले लिया मैंने k इज इक्वल टू, एंड आई रोट कि s2 डॉट इंडेक्स ऑफ, स्पेस नहीं है और ओ कैपिटल, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर की निकाल रहे हैं और कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, तो इंडेक्स ऑफ n लिख दिया। तो इस हिसाब से जो k वेरिएबल है उस पर क्या स्टोर हो जाएगा, k वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा n की इंडेक्स वैल्यू जो कि है 1। ओके, अच्छा, लेकिन इंडेक्स ऑफ फंक्शन में कुछ वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस क्या है वो अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो हमने जैसे सपोज़ ये लिखा कि मुझे अगर सपोज़ चाहिए इंडेक्स ऑफ i का इंडेक्स वैल्यू। अब आप देख रहे हो इसमें 2 i हैं, एक ये वाला i है और एक ये i है, तो इसमें से किसका निकालेगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस 2 कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, सेम कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो एक स्ट्रिंग में, तो उसमें से जो पहला कैरेक्टर है उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो सपोज आई राइट इंट i इज इक्वल टू s2 डॉट इंडेक्स ऑफ i, तो इस केस में क्या आएगा, i पर क्या स्टोर होगा, i पर स्टोर हो जाएगा i की, ये जो वेरिएबल i लिया है स्मॉल i वेरिएबल, तो इसमें i की इंडेक्स वैल्यू यानी कि इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगी। बट अगर सपोज आई वांट कि इस वाले उसकी नहीं, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि जो इंडेक्स वैल्यू स्टोर हो वो इस i की स्टोर हो, दिस वन, ठीक है, तो मैं क्या इसमें क्या मैं वो कर सकती हूँ, आई कैन राइट इंट j इज इक्वल टू s2 डॉट इंडेक्स ऑफ i, और लेकिन मैं यहाँ पर एक पोजीशन इंडिकेट कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया सपोज 1। पता ही क्या करता है, ये लिखने से ये होगा कि अब ये जो i सर्च करेगा वो i सर्च होगा इंडेक्स वैल्यू 1 के बाद। यस, ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये यहाँ पर जो आप नंबर लिखते हो ना, ये नंबर क्या करता है, ये नंबर, हाँ कलर, ये नंबर क्या करता है कि आपने जो भी नंबर लिखा होगा ये उसके बाद सर्च शुरू करेगा। यानी अगर आपने 1 लिख दिया तो सर्चिंग में ये 0 इंक्लूड ही नहीं होगा, बल्कि इसके बाद सर्चिंग स्टार्ट होगी। तो जब बाद में सर्चिंग स्टार्ट होगी तो ऑफकोर्स i कहाँ मिलेगा, इंडेक्स वैल्यू 3 पर। तो इस केस में जो आएगा दैट विल बी 3, j पर 3 स्टोर हो जाएगा। तो ये आप देख लो, ये एक पर्टिकुलर टाइप हो गया जिसमें आप सीधे सीधे कैरेक्टर लिखते हो, तो कैरेक्टर स्टार्टिंग से चेक होगा, जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा सबसे पहले कैरेक्टर वो आ जाएगी इंडेक्स वैल्यू। देन अगर आपने ये लिख दिया
कि क्या कहते हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर के बाद आपने एक पोजीशन भी इंडिकेट कर दी है, तो इट मीन्स वो क्या करेगा कि वो जो इंडेक्स वैल्यू आपने लिखी होगी उसके बाद सर्चिंग स्टार्ट करेगा। तो एक ये दूसरा हो गया। अच्छा, इसके साथ में एक और फंक्शन भी है जो इंडेक्स वैल्यू से ही रिलेटेड है, और वो फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ। नोटिस करना बीच में कहीं स्पेस नहीं है और स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से हुई है, लास्ट के बाद इंडेक्स आई कैपिटल, ऑफ का ओ कैपिटल। इस फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन स्पेशली इसलिए है कि अगर आपको सर्चिंग पीछे से शुरू करनी हो, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब ही किसी कैरेक्टर की ही इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, बट अनलाइक दीज सिचुएशंस इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस हिसाब से एक और तरीका भी हो सकता था, अगर मुझे इस इंडिया में से ही पीछे वाली आई की निकालनी है तो आई कुड हैव रिटन कि इंट j is equal to s2 dot last index of i। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ i से क्या हो जाता, यानी कि जो सर्चिंग स्टार्ट होती है वो पीछे से स्टार्ट होती, एंड पीछे से स्टार्ट होती तो सबसे पहला i मिलता, दैट वुड हैव बीन प्रेजेंट एट इंडेक्स वैल्यू 3। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने लेंथ फंक्शन देख लिया, देन वी हैव सीन कैरेक्टर एट, कैरेट का अपोजिट है इंडेक्स ऑफ, इसी में ही आपको दो वेराइटीज़ मिल गई हैं 1 and 2, एंड देन लास्ट इंडेक्स ऑफ भी इसी कैटेगरी का एक फंक्शन था। एंड नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पे आ रहे हैं, दैट इज़ सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन जो है ये क्या करता है, लेट्स कम टू सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग का एक पार्ट निकालता है, यानी कि देखो जो इसका नाम है ना कि सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट, और जब कोई स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट निकालेगी स्ट्रिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा इन दैट केस कि वो एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, बिकॉज स्ट्रिंग का छोटा पार्ट है। तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप जो है ना, हमें पता चल गया कि ये रिटर्न क्या करेगा, कोई स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। तो इस केस में हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सपोज अब मैं इंडिया में से मैं चाहती हूँ कि ये NDI इतना निकाला है, NDI, तो मैं ये NDI कैसे निकाल सकती हूँ, मैं लिखूँगी, मैं सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग टाइप का ही कोई वेरिएबल लूँगी। मैंने लिख लिया स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, अब मुझे जिस स्ट्रिंग में से निकालना है उसका नाम, ये तो हमेशा होता ही है कि आपको जिस स्ट्रिंग पे फंक्शन लगाना है वो पहले लिखोगे, s2 डॉट, अब सब स्ट्रिंग में कोई लेटर कैपिटल नहीं है, बहुत सारे बच्चे इस s को कैपिटल बना देते हैं, दिस इज़ नॉट कैपिटल। ठीक है, s2 डॉट सब स्ट्रिंग। और अब यहाँ पर क्या बताना पड़ता है, यहाँ बतानी पड़ती है आपको पैरामीटर में दो अलग अलग इंडेक्स वैल्यू, एक स्टार्टिंग की इंडेक्स वैल्यू और एक एंड की इंडेक्स वैल्यू। तो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू जो है, जैसे मुझे अगर NDI चाहिए तो ये तो समझ में आ रहा है कि n की इंडेक्स वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, और एंडिंग इंडेक्स वैल्यू जो है आप, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं लिखोगे। रीज़न क्या है कि सब स्ट्रिंग क्या करता है कि आप जो भी एंडिंग इंडेक्स वैल्यू लिखते हो, आखिरी वाली इंडेक्स जो बताते हो, ये उसमें से एक कम कैरेक्टर ही देता है। तो आप एंड इंडेक्स वैल्यू से ज़्यादा दोगे जितना आपको चाहिए। अगर मुझे i तक चाहिए, इस i तक, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। तो ये अपने आप 1,4 मतलब 1 से 4 तक, तो लास्ट को छोड़ के 3 तक ले लेगा, एंड देयरफॉर जो s है इस पर क्या स्टोर हो जाएगा, इस पर स्टोर हो जाएगा NDI। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबस्ट्रिंग मेथड को ये हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने जैसे इसमें 2 इंडेक्स वैल्यूज़ दी थी, एक स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू एंड एक एंडिंग इंडेक्स वैल्यू, बट एक दूसरा तरीका है जिसमें हम सिर्फ एक ही इंडेक्स वैल्यू देते हैं, दैट इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू। तो इफ आई राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड s2 डॉट सबस्ट्रिंग और 1, तो यानी क्या करेगा, s2 सबस्ट्रिंग में से क्या निकालेगा, इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, बट सिंस हमने एंडिंग इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है तो ये पूरा लास्ट तक ले लेगा। तो 1 से यानी कि लेगा, इट मीन्स, तो 1 क्या है n, तो 1 से लेके पूरा एंड तक ले लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो तो ये
और एंडिंग नहीं दिया है तो ये पूरा अपने आप एंड तक ले लेता है ऑटोमेटिकली। तो इन दिस केस यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा NDIA। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं अगले फंक्शन पे, और इसमें मैंने जान पूछ के आपको डेटा टाइप इंडिकेट किया है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके रिटर्न टाइप हैं क्या। तो रिटर्न टाइप जैसे यहाँ पर देखो इक्वल्स फंक्शन है, नाम से समझ में आ रहा है ये स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक करेगा कि कोई स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। और रिटर्न टाइप बूलियन का मतलब ये है कि ये ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर कंपैरिजन करूँ और मैं लिखती हूँ system.out.println and if I write s1 dot equals ब्रैकेट में दूसरी स्ट्रिंग लिखनी है, तो दूसरी स्ट्रिंग के एक वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकती है, आप कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। 2-3 एग्जांपल दूंगी, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो तो S1 जो है LOV लव, और इसको इक्वालिटी किससे चेक कर रहे हैं, वो भी इससे चेक कर रहे हैं लव से। तो क्या ये इक्वल है, क्या इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, नहीं आएगा। रीज़न इज क्योंकि ये जो है इक्वल्स फंक्शन, दिस फंक्शन इज केस सेंसिटिव, और केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर अपर केस एंड लोअर केस डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं, और इसमें अपर केस में है और इसमें लोअर केस में है, तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी फॉल्स। अच्छा, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट, अगर मुझे S1 और S2 का कंपैरिजन कराना हो तो S1 डॉट इक्वल्स S2, ये भी तरीका है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे कराना है इस केस में भी, क्योंकि लव और इंडिया दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो आउटपुट में जो है फॉल्स आएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब ये जो फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस, माइंडेड यहाँ कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अब इक्वल्स इग्नोर केस, अब देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना, इक्वल्स इग्नोर बोल दिया, इग्नोर करना है केस को, तो यानी कि यहाँ पर केस अलग अलग ट्रीट नहीं किए जाते हैं। इन दिस केस अगर हम यही चीज़ जो हमने पहले यूज़ की थी और वो हम ऐसे लिखें S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस का C कैपिटल एंड देन आई राइट, स्ट्रिंग है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, भूलना नहीं है इस चीज़ को। तो ये क्या देगा, अब इस केस में ये S1 पे भी लव है, S2 और ये जो दूसरा हमने ब्रैकेट में लिखी है वो भी लव है, और भले ही केस डिफरेंट है बट इसको इग्नोर कर देगा एंड जिसमें आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, मतलब प्रिंट हो जाएगा ट्रू। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्या करते हैं फंक्शंस। तो ये हो गया इक्वालिटी चेक करने के लिए फंक्शन। लेकिन इक्वालिटी चेक करने के लिए ही एक और भी फंक्शन है, और उस फंक्शन का जो नाम है दैट इज़ कंपेयर टू। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, कंपेयर टू फंक्शन भी दो स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी को ही चेक करता है, बट इसका चेक करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इट कंपेयर्स द टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली। क्या है, इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। एंड लेक्सिकोग्राफिकली का क्या मतलब है, लेक्सिकोग्राफिकली मीन्स कि द वे वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिस तरीके से अरेंज होते हैं वर्ड्स, और डिक्शनरी में छोटा बड़ा क्या होता है भाई, जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर एप्पल है और बैट है, तो एप्पल और बैट दिखने में लग रहा होगा कि एप्पल बड़ा है, नहीं, बट डिक्शनरी के हिसाब से एप्पल पहले आता है तो उसको छोटा माना जाएगा, ऐसे समझना। तो ये कंपैरिजन करता है, अभी इसका समझ में आ जाएगा। इसका तरीका ये है कि आप जिन दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करा रहे हो, आपने अगर सपोज कंपैरिजन कराया कोई दो स्ट्रिंग्स S1 और S2 का, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट, एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू बैट, ठीक है, और मैंने ऐसे लिखा प्रिंट SOPLN S डॉट
कंपेयर टू एंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कैट, यानी ये दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करा रहा है, एक ये स्ट्रिंग और एक ये स्ट्रिंग। तो कंपैरिजन कैसे होता है? कंपैरिजन होता है इस तरीके से कि आप जिन दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करा रहे हो उसमें अगर पहली स्ट्रिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग S1 एंड S2 हियर, अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी से बड़ी, अच्छा ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर S1 S2 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है, अगर S1 S2 से छोटा है तो ये रिटर्न करता है नेगेटिव नंबर, और अगर S1 और S2 इक्वल होते हैं तो ये रिटर्न करता है 0। तो इस हिसाब से अगर हम S देखा तो हमने S क्या था, बेट था, तो अगर इन दोनों का जब कंपैरिजन होगा ना तो कैसे होगा कि इसकी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा कि ये जो बेट है ये B से स्टार्ट है, ये C से स्टार्ट है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, B की क्या होती है, कैपिटल लेटर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 66, B की, सॉरी नॉट इंडेक्स वैल्यू, S की वैल्यू की बात कर रहे हैं। इंडेक्स वैल्यू तो दोनों की भाई 0 है, ये भी 0 1 2, ये भी 0 1 2 ऐसे रहेगा, इंडेक्स वैल्यू नहीं, S की वैल्यू से कंपैरिजन कराएंगे। S की वैल्यू यानी जिस तरीके से यूनिकोड कैरेक्टर सेट पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से जो S की वैल्यूज़ होती हैं, तो कैपिटल A से कैपिटल Z की जो S की वैल्यूज़ होती हैं दैट इज़ फ्रॉम 65 टू 90, ये है ना, तो उस हिसाब से तो A की 65 है, B की 66 और C की है 67। तो इस हिसाब से अब इसका आउटपुट आएगा, और कैसे आता है कि जो भी आपने पहले लिखी हो उसमें से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे जब 66 में से 67 तो आंसर आएगा -1। ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं, एंड ये आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए तैयार। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है और कैसे आउटपुट देता है। अगर पहले कैरेक्टर, जैसे अभी मैंने ये बैट और कैट लिए तो उसमें तो पहले ही कैरेक्टर डिफरेंट था, ठीक है, हमने इनकी S की वैल्यूज़ ले ली थी, बट अगर फर्स्ट कैरेक्टर सेम होता तो हम फिर क्या करते, तो हम फिर सेकंड कैरेक्टर पे जाते और उनकी इंडेक्स वैल्यू, उनकी S की वैल्यूज़ का कंपैरिजन कराते, और हमेशा पहली स्ट्रिंग जो लिखी होती है उसमें से सेकेंड वाली जो स्ट्रिंग है उसकी S की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। इसके आउटपुट्स को देखना, इसको ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी अब बच्चे को कुछ और फंक्शंस हैं छोटे छोटे, उनको और देख लेते हैं, जैसे कि स्टार्ट्स विद, एंड्स विद एंड ट्रिम। स्टार्ट्स विद फंक्शन क्या करता है? स्टार्ट्स विद फंक्शन ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो आप कैरेक्टर या एक स्ट्रिंग से कंपैरिजन करा रहे हो उससे स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड्स विद सिमिलरली चेक्स की उससे एंड हो रही है कि नहीं हो रही है। सपोज आई वांट टू चेक कि ये जो स्ट्रिंग S2 है वो IN से शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि, और देखो रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है, बूलियन का मतलब है ट्रू फॉल्स बताएगा सिर्फ, तो आई कैन राइट, प्रिंट करा रही हूँ SOPLN S2 डॉट स्टार्ट्स विद, और ब्रैकेट में लिख दिया IN। देखो एक कैरेक्टर से आपको चेक करना है तो फिर उस केस में क्या करोगे, सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिखे हैं, स्ट्रिंग हो गई तो उसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो इस केस में क्या आएगा, क्या ये इंडिया जो है S2 इंडिया है, क्या ये IN से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यानी इसमें क्या आ जाएगा, दिस विल रिजल्ट इन ट्रू वैल्यू, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर स्टार्ट्स विद और ब्रैकेट में लिख देते कुछ और, सपोज लिख देते यहाँ लिख देते NP कुछ भी लिख देते, ठीक है, तो ये इससे तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्या आ जाता, तो आ जाता फॉल्स। तो इस तरीके से सिमिलरली एंड्स विद फंक्शन भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इंडिया जो है वो दिया पे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये हमने एक वर्ड लिए यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स में काम कर सकता है। तो इफ़ S2 डॉट ends with and right, ये ब्रैकेट एंड हुआ है, ये इस फंक्शन के लिए, ठीक है, और उसके बाद ये जो SOPLN वाला था वो भी लगाना, इसमें जगह नहीं थी, मैंने लाइन नहीं लगाया। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि दिया से एंड हो रहा है तो इट विल रिजल्ट इन ट्रू।
ओके, तो ये हो क्या होगा। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम फंक्शन का सीधा सीधे यूज़ ये है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है रैंडमली और उसमें आगे पीछे उसके कुछ भी स्पेसेस हैं, फालतू की एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो ये आगे पीछे की स्पेसेस को रिमूव कर देता है। ध्यान रखना बीच की नहीं। अगर सपोज यहाँ पर ऐसा होता कि ए और बी और फिर स्पेस देन सी होता, ठीक है, यहाँ पर भी स्पेस होती, तो अगर हम यहाँ पर, मैं डायरेक्टली लगा के दिखा रही हूँ, लेट दिस स्ट्रिंग बी स्टोर्ड एट एस, एस इज इक्वल टू, इस तरीके से कोई स्ट्रिंग होती, तो जहाँ ये सब स्पेसेस हैं, स्पेसेस को डैश से डिनोट कर दिया है, आप ऐसे डैश लिख कर नहीं आना। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एस डॉट ट्रिम, तो ये क्या करता है कि ये आस पास की वाली जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ये रिमूव कर देगा, ये वाली स्पेसेस इसको नहीं रिमूव करेगा, तो यानी इट विल रिजल्ट इन ए बी एंड स्पेस एंड सी। तो ये फंक्शंस हो गए हैं स्ट्रिंग के, और कुछ फंक्शंस बचे हों तो उनको देख लेना, उनको मुझसे